हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को देखते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 13 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स की। और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड ही लिए जाते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। कई बार डायरेक्टली भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वाली जो हमारी क्लास है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका पेपर होता है उसमें करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा पोर्शन होता है, यानी करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है। तो अगर आपकी ग्रिप करंट अफेयर्स पे अच्छी होगी, अगर आपकी पकड़ अच्छी होगी करंट अफेयर्स पे, तो जो आपका स्कोर है ओवरऑल वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारी इस क्लास की खासियत ये है कि ना सिर्फ हम उस दिन के करंट अफेयर्स करते हैं, बल्कि हम पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज़ करते हैं, और वो भी बहुत कम टाइम में। यूजुअली हम 25 मिनट्स का सेशन रखते हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराना जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह है वो भी सब देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 15 से 20 दिन तक आप हमारी इस क्लास को करके देखें। तो फिर इसका जो रिजल्ट है वो आप अपने एग्जाम या फिर मॉक टेस्ट में ज़रूर देखेंगे, ओके। तो विद दिस नोट चलिए आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। और हमेशा की तरह हम सेशन की शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी एक दिन पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको यहाँ पर हम एक बार सरसरी निगाह से देखते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार साहित्य के फील्ड में दिया गया है लाज़लो क्राजनाहोरकाई को। मैंने वहाँ पर बताया था कि इनकी कंट्री ज़रूर याद रखिएगा, ये हंगरी को बिलोंग करते हैं। साथ ही कौन देता है ये नोबेल पुरस्कार, तो स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है। नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बन जाएंगे, ये हैं खालिद अल अनानी। इनकी कंट्री कौन सी है, ये मिस्र को बिलोंग करते हैं। इसी के साथ ये पहले मिस्र या अरब नागरिक हैं जो कि इस पोजीशन पे बैठेंगे, ठीक है। और ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये रिप्लेस कर रहे हैं मिस्टर एंड्रयू एजोले को, ठीक है। अक्टूबर 2025 में दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य कौन सा बना, तो यह है कैलिफोर्निया। इसके पहले अमेरिका के कौन से 2 राज्य थे जिन्होंने दिवाली को राजकीय अवकाश ऑलरेडी घोषित किया हुआ है, तो पहला राज्य है पेंसिल्वेनिया और दूसरा राज्य है कनेक्टिकट। विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया, ये मनाया गया 9 अक्टूबर को। इस साल के लिए हमने थीम रखी है लोगों के लिए डाक, स्थानीय सेवा, वैश्विक पहुंच, ठीक है। किस चीज़ के उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के उपलक्ष्य में। अक्टूबर 2025 में भारत का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी एप्लीकेशन जिसका नाम है मुंबई वन, ये किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च कर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप टिकट्स वगैरह सब एक ही जगह पे बुक कर सकेंगे, ठीक है। अक्टूबर 2025 में 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला टी आकार का स्तंभ कहाँ पर खोजा गया, ये हमें मिला है कराहन तेपे से, जो कि तुर्की में एक जगह का नाम है। और ये जो हमें टी आकार का स्तंभ मिला है ये माना गया कि न्यूलिथिक एज का है, ठीक है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत में आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो संजू सैमसन बनाए गए हैं ईपीएल के भारत में आधिकारिक एम्बेसडर। इसके अलावा ये और किस चीज़ के एम्बेसडर हैं, तो ये केरला ब्लास्टर्स एफसी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया है, इसका उद्घाटन हो गया है हरियाणा के सोनीपत में। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो और इंटरपोल ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हाइचीज 6। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का पहला ऑनबोर्ड भुगतान प्रणाली भागीदार कौन बना है, तो ये बन गया है पेपाल, ठीक है। और पेपाल के CEO प्रेजेंट में कौन है, इनका नाम है एलेक्स क्रिस, ठीक है, एलेक्स क्रिस। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी भारत में अपराध 2023 शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया, तो ये है कोलकाता। टॉप 3 भारत के सबसे सुरक्षित शहर कौन कौन से हैं, कोलकाता, हैदराबाद और पुणे, ठीक है। और हमने वहाँ पर यह भी बात की थी कि सबसे 3 असुरक्षित शहर भारत के कौन से हैं। पहले नंबर पे इसमें था कोची, दूसरे पे था यहाँ पे दिल्ली और तीसरे पे था सूरत। ये 3 हमारे सबसे असुरक्षित शहर हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत कहाँ पर की, इसकी शुरुआत हो गई है गुजरात के गांधीनगर में। और ये जो है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 तक ये कैंपेन चलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का यानी कि सैटरडे वाला लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा, उसमें हमने बहुत डिटेल में हर क्वेश्चन को समझा था, ठीक है।
आइए अब आज की क्लास हम शुरू करते हैं और 1 मिनट में बस यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि हमारी जो सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है। साथ ही अगर आपको पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, यानी जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हों, तो ये ई बुक भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। आप यहाँ पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही ये सितंबर मंथ की जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका एक सैम्पल है। इसमें आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चंस को कैसे वेल एक्सप्लेन किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट और पिक्चर्स को यहाँ पर इंक्लूड करते हुए, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को याद रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास अब पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आज का, अक्टूबर 2025 में मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो मेघालय हाई कोर्ट में 14 नंबर के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? आंसर है न्यायमूर्ति सोमेन सेन। ठीक है, ये बन गए हैं नए चीफ जस्टिस मेघालय हाई कोर्ट में। मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सोमेन सेन ने पदभार को ग्रहण कर लिया है और मेघालय के राज्यपाल हैं चंद्रशेखर एच विजय शंकर। उन्होंने इस पद की शपथ दिलाई है न्यायमूर्ति सोमेन सेन को। ठीक है, नोट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ अनुच्छेद 219 के अंतर्गत उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष विहित प्रारूप के अनुसार दिलाई जाती है। यूजुअली राज्यपाल ही दिलाते हैं। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में ये बात लिखी है? हमारे संविधान में अनुच्छेद नंबर 219। फाइन, तो याद रखिएगा मेघालय हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस सोमेन सेन और ये 14th नंबर के चीफ जस्टिस हैं। इसी के साथ हमारे प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं इसी साल? क्योंकि ये अपॉइंटमेंट हुआ है इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये हैं जस्टिस BR गवाई, जो कि 52nd नंबर के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, और याद रखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि 53rd यानी इनके बाद जो है चीफ जस्टिस कौन बनेंगे, तो इनका नाम भी आपको याद में रखना है। इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ओके, तो ये हमें नाम पहले से कैसे पता चल गया? क्योंकि आप जानते हैं कि जो चीफ जस्टिस है उसमें सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, यानी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो चीफ जस्टिस की पोजीशन पे बैठते हैं। ठीक है, तो BR गवाई के बाद इनका जो टेन्योर है वो 23 नवंबर 2025 को ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद 24 नवंबर 2025 से हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे जस्टिस सूर्यकांत, जिनका जो टेन्योर है वो 2027 तक रहने वाला है। ठीक है, फरवरी 2027 तक। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। कई बार एग्जामिनर जब थक जाते हैं पूछते पूछते कि हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो वो आपसे नंबर भी ज़रूर पूछते हैं कि कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, तो ये भी नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ चलिए फ्रेंड्स थोड़ी सी राष्ट्रीय नियुक्तियाँ यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं 2025 की। भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं CP राधाकृष्णन। इनके बारे में बहुत सारी बार मैंने आपको डिटेल में बताया है कि ये पहले गवर्नर थे महाराष्ट्र स्टेट के और अब ये हमारे 15th नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं, जिसके बाद जो महाराष्ट्र में गवर्नर का पद था वो खाली हो गया और उसके लिए एक्टिंग गवर्नर बना दिया गया है आचार्य देवव्रत को। ठीक है, आचार्य देवव्रत ऑलरेडी गुजरात के गवर्नर हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं मिस्टर अजय सिंह। भारत की नई महालेखा नियंत्रक बनी है TCA कल्याणी 29 नंबर की। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बन गए हैं राजकुमार अरोड़ा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक हैं डॉक्टर A राजराजन। क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष बनी हैं S राधा चौहान। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के नए सचिव हैं अमित खरे। भारत में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं सर्जियो गोर। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है डॉक्टर गीता वानी रायसम। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इनको ज़रूर कहीं पर नोट कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको डिटेल में राष्ट्रीय नियुक्तियों का जो पूरा टॉपिक है वो कवर करना है तो इसकी एक वीडियो हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाके सारी की सारी राष्ट्रीय नियुक्तियाँ एक बार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इस साल का नोबेल पीस प्राइज किसको दिया जा रहा है? करेक्ट आंसर है मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, आप इनका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। नोबेल शांति पुरस्कार एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी विजेता इस साल है मारिया कोरिना मचाडो, जो कि वेनेजुएला देश को बिलोंग करती हैं। क्यों इनको मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट अवार्ड? क्योंकि मारिया कोरिना मचाडो को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की बहाली के लिए किए गए उनके अथक और साहसी संघर्ष के लिए दिया गया। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया गया है, जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में
स्थित है। पुरस्कार की राशि है 11 मिलियन स्वेडिश क्रोनर यानी लगभग 10.5 करोड़ रुपए। और नोबेल शांति पुरस्कार 2024 की बात करेंगे तो ये मिला था जापान के निहोन हिडान क्योको। ठीक है, तो पिछला भी याद रखिएगा और इस साल का याद रखिएगा। कंट्री मत भूलिएगा, ये कौन से कंट्री से हैं, तो वेनेजुएला कंट्री को बिलोंग करती हैं। ओके, इसी के साथ फ्रेंड्स एक अवार्ड और होता है जिसका नाम है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। बेसिकली ये हम किसको कहते हैं, ये हम कहते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इस साल ये दिया गया है हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, और इसी के साथ जो एजुकेट गर्ल्स की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको कि रेमन मैग्सेसे से नवाजा गया है। ओके, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसको रेमन मैग्सेसे मिला है, तो आंसर हो जाएगा आपका एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, इस साल का रेमन मैग्सेसे इनको मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर साक्षात्कार इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो कौन सी कंट्री है जिसने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है? ये कंट्री है पलाऊ। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दुनिया का पहला ये लाइव अंडर वाटर साक्षात्कार प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश पलाऊ ने सफलतापूर्वक आयोजित किया है। ये साक्षात्कार महासागर संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। पलाऊ के राष्ट्रपति हैं सुरंगेल विप्स जूनियर। इन्होंने ये इंटरव्यू एस्टोनिया की ओलंपिक तैराक मेरले लिवांट के साथ पानी के अंदर लिया है। ठीक है, इस बातचीत को लाइफाई टॉकिंग मास्क तकनीक की मदद से संभव बनाया गया है जो पानी के अंदर ध्वनि के लिए प्रकाश का उपयोग करती है। तो बस याद रखिएगा कि पलाऊ जो देश है उन्होंने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर साक्षात्कार सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज कर लिया है। अगर हम बात करेंगे पलाऊ देश की तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये ओशनिया में लोकेटेड है। कह सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट आइलैंड है जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। ओके, इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो पलाऊ की कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल का नाम है गेरुल मड। आप इसको ऐसे अलग करके याद रखिएगा अदरवाइज भूल जाएंगे। और यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है, यूएस डॉलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 हमने कब सेलिब्रेट किया है? तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम सेलिब्रेट करते हैं अक्टूबर 11 को हर साल। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 19 दिसंबर 2011 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आधिकारिक तौर पर 11 अक्टूबर को मनाने का निर्णय लिया था। पहली बार इसे साल 2012 में मनाया गया था। ये दिवस लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, समान अवसरों और सशक्तिकरण पर वैश्विक जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए समर्पित है। ठीक है, इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है, मैं लड़की हूँ, मैं बदलाव का नेतृत्व करती हूँ, संकट की अग्रिम पंक्ति में लड़कियाँ। ठीक है, यानी द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्राइसिस। तो दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। हम इसको 11 अक्टूबर को मनाते हैं और इस साल के लिए थीम है मैं लड़की हूँ, मैं बदलाव का नेतृत्व करती हूँ। ऑप्शंस में है अक्टूबर 12, 13 और 10। आइए देख लेते हैं क्या क्या हम मनाते हैं। अक्टूबर 12 को हम मनाते हैं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। ठीक है, ये जो आर्थराइटिस की बीमारी होती है इस पर हम प्रकाश डालते हैं इस दिन। अक्टूबर 13 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी हम ये बात करते हैं कि किस तरह से हम अपने डिजास्टर्स को कम कर सकते हैं। और अक्टूबर 10 को हम मनाते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, यानी वो सभी लोग जो डिप्रेशन से कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं उनकी सपोर्ट में हम बात करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन यानी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन से विश्वविद्यालय है जो शीर्ष स्थान पर रहा है? टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग रिलीज हो गई है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की 2026 के लिए। इसमें टॉप मोस्ट पोजीशन कौन सी यूनिवर्सिटी को मिली है? आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो शीर्ष स्थान मिला है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लगातार 10वीं बार। और भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय साबित हुआ है IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जहां पर इन्होंने अपनी शीर्ष रैंक बरकरार रखी जिसे 201 से 250 रैंक बैंड में रखा गया है। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि दिल्ली का है इसको 501 से लेकर 600 से 401 से 500 बैंड तक पहुंचा। और शूलिनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का 401 से 500 बैंड में स्थान बनाए रखा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ टॉप मोस्ट अगर इंडिया की तरफ से हम देखेंगे तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। शीर्ष 3 विश्वविद्यालय ओवरऑल कौन कौन से हैं इंटरनेशनल लेवल पे? पहला है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि यूके का है, दूसरा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये यूएसए का है, और तीसरा है यहाँ पे प्रिंसटन विश्वविद्यालय, ये भी यूएसए का है। ठीक है, तो ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज साबित हुई हैं इस द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग रैंकिंग्स रिलीज होती रहती हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड।
पिछले दिनों हमने बात करी थी NIRF 2025 के रैंकिंग्स के बारे में। ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। और इसमें हमने बात की थी कि जो IIT बॉम्बे है ये 3rd पोजीशन पे था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और रैंकिंग हाल फिलहाल जारी की गई थी, उसमें ये बताया गया था कि जो IIT बॉम्बे है हमारा, वो टॉप मोस्ट चॉइस या टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहता है सभी JEE एडवांस टॉपर्स के लिए। ठीक है, यानी वो सभी लोग जो IIT JEE क्रैक करते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट है IIT बॉम्बे। ये एक सर्वे के दौरान पता किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? मिसेज यूनिवर्स 2025 का टाइटल जीतने वाली इंडिया की पहली वुमेन है शेरिंग सिंह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इंडिया की तरफ से ये बहुत बड़ा ऑनर था। प्रतियोगिता यानी ये मिसेज यूनिवर्स 2025 का 48वां संस्करण था। कहाँ पर हुआ है? तो फिलीपींस के शहर मनीला में। विजेता इसमें रही शेरिंग सिंह। ये भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स बन गई हैं। प्रतियोगिता में कुल भाग लेने वाले देश थे 120। दूसरे स्थान पर सेंट पीटर्सबर्ग, तीसरे पर फिलीपींस, चौथे पर रूस। ठीक है, तो ये सारे रनर अप हैं। इंडिया की तरफ से विनर हैं शेरिंग सिंह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का आपके। इसी के साथ फ्रेंड्स, पिछले दिनों मिस वर्ल्ड की विनर भी घोषित हुई हैं और मिस वर्ल्ड 2025 कौन बन गई हैं? इनका नाम है सुचाता चुवांगश्री। ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं? थाईलैंड को। ठीक है, तो याद रखिएगा 2025 के लिए मिस वर्ल्ड बनी है सुचाता चुवांगश्री और ये थाईलैंड को बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहां पर आयोजित किया जाएगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये 8 नंबर का सेशन है और ये अक्टूबर 2025 में कहां पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो इंडिया की नई दिल्ली में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ये 8वां सत्र है। यहाँ पे 2025 होना चाहिए। तिथि यानी कब से कब तक होगा? तो 27 से लेकर 30 अक्टूबर तक। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। पर्पस क्या है? सदस्य देशों को एक साथ लाकर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे तो ये गठबंधन भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में पेरिस COP21 में शुरू किया गया था, जिसमें अब 124 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल हैं। ओके, ये तो 124 ओवरऑल सदस्य हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको ज्वाइन करने वाला 107th नंबर का फुल टाइम मेंबर कौन बन गया है? ये है मोल्डोवा कंट्री। ठीक है, तो इसका नाम ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। साथ ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो इंडिया के गुरुग्राम में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? इंद्रा 2025 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के बीच की? आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, रूस। ठीक है, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र की बात करेंगे, इसमें भारत और रूस ने हिस्सा लिया है। कहाँ पर हुआ ये? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कि राजस्थान के बीकानेर में लोकेटेड है। पर्पस क्या है? आतंकवाद रोधी अभियान, संयुक्त युद्ध अभ्यास और सामरिक समन्वय को मजबूत करना। इस संयुक्त अभ्यास में करीब 250 रूसी सैनिक अपने भारतीय समकक्षों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, दो बातें इंपॉर्टेंट है। जो इंदिरा नाम की एक्सरसाइज है वो कौन से दो देशों के बीच में होती है? भारत और रूस। इस साल ये कहाँ पर हुई है? तो राजस्थान के बीकानेर में। ठीक है, ऑप्शंस में है नेपाल, जापान और फ्रांस। आइए इनकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं जो ये इंडिया के साथ में करते हैं। नेपाल के साथ हम एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं, इसका नाम है सूर्य किरण। ठीक है, जापान के साथ में हम 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं। पहला है यहाँ पे जिमेक्स यानी जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज और दूसरी यहाँ पे है धर्मा गार्डियन। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइज हम जापान के साथ में करते हैं। और फ्रांस के साथ हम 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे पहली हो गई आपकी शक्ति नाम की एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ करते हैं। फिर इसके बाद है गरुड़ एक्सरसाइज, ये भी हम फ्रांस के साथ करते हैं। और फिर है वरुण, ये सारी की सारी एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ में करते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि अगर शक्ति सिर्फ लिखा होगा तो वो हम फ्रांस के साथ करेंगे, लेकिन अगर आप आगे हरिमऊ जोड़ देंगे, हरिमऊ शक्ति, तो ये जो फिर एक्सरसाइज है ये इंडिया करती है मलेशिया कंट्री के साथ। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग एक्सरसाइज हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल पुस्तकालय लॉन्च करने की घोषणा करी है? कौन सा स्टेट है जिसने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करने वाले हैं एक डिजिटल लाइब्रेरी? उसका नाम इन्होंने रखा है ज्ञान यज्ञ मंडप। तो ऐसा करने वाला स्टेट है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों और पांडुलिपियों को संरक्षित करने और डिजिटल रूप से सुलभ बनाने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा कर दी है। ये लाइब्रेरी मंदिर के पास के पुराने रघुनंदन पुस्तकालय की जगह पर बनाई जाएगी, जिससे कि श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं को इन पवित्र दस्तावेजों तक आसानी से पहुंचने में आसानी मिलेगी। ठीक है, तो ये पहल किसकी है? आंसर है उड़ीसा स्टेट।
अच्छा, पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ऐसा एक पोर्टल लॉन्च किया था, उसका नाम रखा था इन्होंने ज्ञान भारतम पोर्टल। ये किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था ज्ञान भारतम पोर्टल? ज्ञान भारतम पोर्टल का पर्पज़ ये था कि जो भी हमारे पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करना और साथ ही उनको डिजिटाइज करना, उसके लिए ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुजरात के मेहसाना में आयोजित पहले वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का साझेदार देश कौन सा है? तो ये पहला इवेंट है वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट का, जो कि मेहसाना गुजरात में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें पार्टनर कंट्री कौन सी है? तो इसमें एक नहीं बल्कि 4 पार्टनर कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम और नीदरलैंड्स। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन की बात करेंगे तो ये 9 से 10 अक्टूबर को हो रहा है। कहाँ पर? गुजरात के मेहसाना में। इसका उद्घाटन कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और इसमें साझेदार देश 4 हैं, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और नीदरलैंड्स। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? स्थानीय उद्यमिता, ग्रामीण नवाचार, सतत विकास और वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना। ठीक है, सम्मेलन की थीम हमने रखी है फ्रॉम विजन टू वेलोसिटी। ओके, तो याद रखिएगा ये पहला ऐसा इवेंट है और इसमें 4 हमारी पार्टनर कंट्रीज हैं। जापान के बारे में हम एक कौन सा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जानते हैं? जापान में पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं और इनका नाम है साने तकाइची। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन है? ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं जापान देश के लिए। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में सरदार @150 एकता मार्च अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने इनॉग्रेट किया है सरदार @150 यूनिटी मार्च कैंपेन को चंडीगढ़ में टू मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल्स 150th बर्थ एनिवर्सरी? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई की पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में सरदार @150 एकता मार्च अभियान का शुभारंभ कर दिया है पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने। ये मार्च अभियान 6 दिसंबर तक पंजाब में चलेगा और इसका पर्पस क्या है? युवाओं में एकता, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को जगाना। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इनके लिए एक स्टैचू भी बनवाई गई थी इंडिया में जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, कहाँ पर है ये? गुजरात में लोकेटेड है। क्या खास बात है इस स्टैचू की? ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है बेसिकली और इसकी लेंथ कितनी है? 182 मीटर्स। ठीक है, ये इतना मीटर लंबा है। साथ ही इसको किसने डिज़ाइन किया था? तो राम सुतार ने किया था। ओके, राम सुतार क्यों इंपॉर्टेंट है? इनके बारे में क्या एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम जानते हैं 2025 का। राम सुतार को इस साल का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस साल का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको दिया गया है? तो स्कल्प्टर राम सुतार को। लास्ट क्वेश्चन है आज का, अक्टूबर 2025 में बाल श्रम को खत्म करने के लिए किस देश ने पहली बार अपनी राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू कर दी है? तो नेशनल चाइल्ड सेफगार्डिंग पॉलिसी जो है ये शुरू करी है फिजी देश ने, ताकि वो वहाँ पर चाइल्ड लेबर एलिमिनेट कर सकें। फिजी ने पहली बार अपनी राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति को शुरू किया है जिसमें समाज के सभी क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा के मानक तय किए गए हैं। नई नीति में ये सुनिश्चित किया गया है कि उन सभी सेवाओं को सुरक्षित, सम्मानित और बच्चों के हितों के अनुरूप तैयार किया जाएगा जिनमें बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, तो फिजी एक द्वीप देश है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, जो न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। इसकी राजधानी है सुवा और यहाँ पर मुद्रा चलती है फिजी डॉलर। ओके, तो नेशनल चाइल्ड सेफगार्डिंग पॉलिसी पहली बार लॉन्च करी है फिजी देश ने। और इसी के साथ पिछले दिनों हमने बलोद के बारे में बात करी थी। बलोद जो डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ स्टेट में। क्यों हमने बात करी थी? क्योंकि बलोद जो है वो पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इंडिया का? तो छत्तीसगढ़ का बलोद डिस्ट्रिक्ट। फाइन, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी और हमेशा की तरह लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा हम टेस्ट रखते हैं जिसमें आपको हम 3 क्वेश्चन देते हैं। इनका जवाब आपको कमेंट्स में जाके लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? दूसरा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? और तीसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल पुस्तकालय लॉन्च करने की घोषणा करी है? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर वाइंड अप होती है। आपको आज की क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।
साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव हो सकता है तो आप वो भी कमेंट में जाकर लिख सकते हैं। इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।